हेलो एवरीवन, हम मार्च 2023 का अकाउंटेंसी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। इन दिस लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Sameer and Company Limited invited applications for 25,000 equity shares of 100 each, payable as 25 on application, 50 on allotment, and 25 on first and final call. Applications were received for 30,000 equity shares. इसका मतलब ये over subscription है and pro rata allotment was made. Okay, all the money was duly received except first and final call on 2500 equity shares. That means कुछ calls in arrears भी है. What is being asked? देखो, enter the above transactions in the books of Sameer and Company Limited. मतलब हमें journal entries पास करने हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे in the books of Sameer and Company Limited जर्नल। ठीक है, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर, एंड वन बाय वन वी विल स्टार्ट जर्नलाइजिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, 30,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिला है। एंड हाउ मच इज द एप्लीकेशन मनी पर शेयर? यहाँ पे दिया है देखो 25। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 25, दैट गिव्स अस 7,50,000। तो इतना पैसा हमें मिला है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,50,000। सो लेट अस राइट दिस डाउन हियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,50,000। और यहां पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 25 रुपीज पर शेयर। ओके, अभी क्या हो गया है, एक्चुअली हमने सिर्फ 25,000 शेयर्स ही इशू किए हैं। 30,000 मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और हमें दिया गया है दैट प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रो रेटा अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एक्सेस कैसे पता चलेगा? पहले हम देखते हैं दैट इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना जाएगा। कैपिटल में कितना जाएगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव इशूड दैट इज 25,000 into 25 rupees per share, right? So 25 into 25 that gives us 625. So 6,25,000 is the amount जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में जानी चाहिए। ऑलराइट, और जो एक्सेस है दैट इज द अमाउंट जो हम ट्रांसफर करेंगे हमारे अलॉटमेंट अकाउंट में। एक्सेस कितना है देखो, 7,50,000 मतलब टोटल रिसीट है, उसमें से 625 माइनस करेंगे तो एक्सेस अमाउंट मिलेगी, दैट इज 1,25,000। ये मुझे ट्रांसफर करना है मेरे अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो मेरी यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट दैट इज 7,50,000। इसमें से वो जो अमाउंट जो सिर्फ कैपिटल को बिलोंग करती है दैट इज 6,25,000। तो यहां पे हम लिख देते हैं 6,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉपर नरेशन आपको लिखना है, इसे मार्क्स मिलेंगे आपको ये नरेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो इस एंट्री का नरेशन भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ओके, ऑलराइट, आगे
अभी अलॉटमेंट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा 25,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज पर शेयर, दैट इज 12,50,000 इज द टोटल अलॉटमेंट मनी। ठीक है, और ये जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लेट अस राइट दिस एंट्री, इक्विटी शेयर allotment account debit 12,50,000 to equity share capital. 12,50,000. Narration being allotment money due on 25,000 shares at 50 rupees per share. ठीक है, अभी इसमें से कितना पैसा मिलेगा हमें, जितना बैलेंस है। बैलेंस कितना है देखो, टोटल इज 12,50,000। उसमें से ये जो 1,25,000 है ये हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है अलॉटमेंट में, बिकॉज दिस वाज द एक्सेस मनी जो हमें एप्लीकेशन के वक्त मिला था, राइट। तो जो बैलेंस है, ये जो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज द अमाउंट जो अभी हमें मिलेगी व्हेन द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। हाउ मच इज द अमाउंट, 11,25,000। ये दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला है यहाँ पे। बी वेरी वेरी केयरफुल, गलती से 12,50,000 मत बता देना रिसीट। ओके, जितना बैलेंस है उतना ही अभी हमें मिलेगा। सो बैलेंस इज 1125, तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 11,25,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,25,000। ओके, नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ऑल राइट, आगे अभी हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 25 रुपीज पर शेयर का, इसे हमें ड्यू करना है पहले। अगेन 25,000 इक्विटी शेयर्स है एंड 25 रुपीज पर शेयर, दैट मीन्स 6,25,000 ये ड्यू करना है। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेट अस राइट दिस डाउन, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $6,25,000. Narration being first and final call amount due on 25,000 equity shares. ठीक है, अभी हमें ये पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है that equity share first and final call on 2,500 equity shares was not received. मतलब कितना पैसा नहीं मिला हमें, देखो 2,500 shares into 25 rupees per share, right? This is the first and final call amount. So 62,500 is the amount that we have not received. तो इसे हम बोलते हैं these are my calls in arrears. तो कितना पैसा मिला है हमें, टोटल मनी हमें जो मिलना चाहिए था that is 6,25,000 on calls, उसमें से 62,500 is my calls in arrears. तो कितना पैसा बैंक में आया, 5,62,500. Are you all getting this? टोटल मनी कितना ड्यू था उसमें से मैंने माइनस कर दिया मेरा कॉल्स, बिकॉज वो पैसा मुझे नहीं मिला है, कॉल्स इन एरियर्स। तो जो बचेगा दैट इज द अमाउंट दैट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन द बैंक। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,62,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,62,500 और कॉल्स इन एरियर्स को भी हमें डेबिट करना है, बिकॉज ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला है। सो कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 62,500 और टोटल जाएगा मेरा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,25,000। गेटिंग इट, समझ में आया हमने कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे पास कर दी। अगर ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आपके कमेंट्स जरूर आने दीजिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड।
थैंक यू सो मच। अभी क्या करना है, अभी हमें टोटल करना है हमारे जर्नल का। मेरी टोटल यहाँ पे आ रही है 51,25,000, 51,25,000। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको ये जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। जिस किसी ने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन एंड देन यू हैव गॉन थ्रू माय लेक्चर, आई होप आपका जो आंसर है वो करेक्ट आया है। अगर कोई भी एंट्री आपकी गलत हो गई होगी बाय एनी चांस, आई होप दैट जो डाउट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्शनल पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4B। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4B में। Give comparison between manual accounting process and computerized accounting process। ये जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें से हमें कंपैरिजन पूछा गया है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आपके टेक्स्ट बुक में जो डिफरेंशिएशन दिया है, लेट अस रीड दैट। मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? मीनिंग देखो, लेट अस रीड। मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच वी मेंटेन फिजिकल रजिस्टर ऑफ जर्नल एंड लेजर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैनुअल है ना, एज द नेम सजेस्ट, हमें जर्नल लेजर सब मैन्युअली प्रिपेयर करना है सारे हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटराइज मतलब क्या होता है? इन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वी यूज कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, सो दैट आपको ये आसानी से समझे। मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसका क्या मतलब हुआ? हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं एंड कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत 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 कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप सबने सुना होगा, दैट इज टैली, है ना। ये कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे हैं जो यूज होते हैं, अलग अलग बिजनेसेस यूज करते हैं। बिकॉज आजकल मैन्युअल अकाउंटिंग बहुत कम देखा जाता है बच्चों, स्पेशली अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहां पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, उनके ERP सिस्टम्स होते हैं, तो वहां पे इस तरह से अकाउंटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अ डिजिटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन मेक टोटल ऑफ। इन दिस सिस्टम ऑल कैलकुलेशंस आर डन मैन्युअली। ऑब्वियसली ना, बिकॉज मैन्युअली आप सब कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट वी विल मेक टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड देन वी विल फाइंड द डिफरेंस फॉर शोइंग बैलेंस। जैसे अभी हम कर रहे हैं, व्हेन वी आर सॉल्विंग, हम मैन्युअली सब कैलकुलेशंस करते हैं, राइट? तो मैन्युअल जब अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें इस तरह से काम किया जाता है, बट कंप्यूटराइज में क्या होता है? लेट अस सी। In computerized accounting system, our duty is to record the business transactions manually in the database. All the calculations are done by the computer system. Okay, सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर सिस्टम करेगी। हमारा काम क्या है? अकाउंटेंट का काम कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उसे आप एक बार रिकॉर्ड कर दो सिस्टम में। एक बार वो इनपुट हो गया तो कैलकुलेशंस जो है वो खुद ब खुद कंप्यूटर करता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती है। We need not calculate each account's balance. It is calculated automatically by computerized accounting system. All right. Next, ledger accounts. Ledger accounts are prepared by posting transactions in appropriate ledger manually with the help of journal. There may be mistakes while transferring the amount manually. है ना, हम अभी देखते हैं जर्नल हम बनाते हैं, फिर जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो इसी तरह किया जाता है जब मैन्युअली अकाउंटिंग सिस्टम होता है। बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? लेट अस सी। In computerized accounting system, once a voucher is entered, it will automatically be printed. Thus, there is no chance of taking or transferring the wrong amount. यहाँ पे printed नहीं होना चाहिए वर्ड, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था posted. ठीक है, मतलब अगर एक बार रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल एंट्री आपने लिख दी, तो जर्नल एंट्री के बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो कंप्यूटर खुद कर लेता है। जर्नल एंट्री के बाद जब लेजर पोस्टिंग है वो कंप्यूटर खुद कर लेगा, ट्रायल बैलेंस भी वो खुद से बना लेगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक रिकॉर्ड है सिर्फ उतना हमें मैन्युअली करना पड़ता है, सो इसलिए एरर्स जो होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं। ठीक है, आगे ट्रायल बैलेंस। इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू टेक द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। जैसे हमने देखा, हम लेजर अकाउंट्स का टोटल करते हैं, वहां पे बैलेंसेस निकालते हैं एंड देन वी मेक अ ट्रायल बैलेंस मैन्युअली। लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम में वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विल प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप वहां ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करो, यू कैन सी द ट्रायल बैलेंस। ओके, आपको अकाउंटेंट को बस एक ही काम करना होता है, यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। प्राइमरी रिकॉर्ड करना है, उसके बाद सारे स्टेप्स जो है वो कंप्यूटर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, adjustment entries record. Both adjustment journal entries and its posting in the ledger accounts will be done manually one by one.
जर्नल एंट्रीज बनाना और पोस्टिंग करना, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं हमारे एक्रूअल से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें खुद पास करने होते हैं और जर्नल एंट्री करने के बाद पोस्टिंग भी हमें खुद करना पड़ता है मैन्युअली। लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होगा, हम सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद के स्टेप्स अगेन कंप्यूटर कर लेगा। देखो, ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, posting in the ledger accounts will be done automatically. Okay, next, financial statements. We have to make the financial statements manually by carefully transferring trial balances figures to trading profit and loss account and balance sheet. मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने क्लास 11th में देखा है, ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, इजंट इट, राइट? लेकिन जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो, we need not prepare financial statement manually. Financial statements will be generated automatically. It will also automatically change after each voucher entry in the system. This facility is not available in the manual accounting system. मतलब हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उस तरह से हमारे आगे के सारे स्टेप्स कंप्यूटर कर लेता है. So it is extremely easy to maintain, right? आगे लास्ट पॉइंट है क्लोजिंग द बुक्स. After year end, accountants prepare financial statements for the accounting period. The balances are to be carried forward manually to the next year. मतलब हमारा जो बैलेंस शीट होता है जहां पे सारे बैलेंसेस है, अगले साल के लिए हमें उसे ओपनिंग बैलेंस बनाना पड़ता है. सारे जो बैलेंसेस है वो लेजर्स में लिखने पड़ते हैं. लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो, इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑटो जनरेटेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. बैलेंसेस आर ऑटोमेटिकली कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए और अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंसेस भी ऑटोमेटिकली आपके आ जाते हैं. तो अगले साल में यू नीड नॉट वरी दैट ये बैलेंसेस मैं अभी कैसे ट्रांसफर करूं. ओके, तो देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से कैसे बहुत सारा जो वर्कलोड होता है अकाउंटेंट्स का वो कम हो जाता है एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्यूरेसी, देयर इज स्पीड और एरर्स होने की जो संभावना है वो भी बहुत कम हो जाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से. आई होप ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, हमेशा की तरह लाइक जरूर कर दीजिए, आपके कमेंट जरूर कर दीजिए. दे रियली मोटिवेट मी टू वर्क हार्डर. एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. बहुत अच्छी से पढ़ाई करिए. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.